हाय गाइस, हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू स्टडी लैब वंस अगेन। मेरे यानी स्वप्निल अग्रवाल के संग अपने आज के सेशन में जो कि होने वाला है एक बहुत ही ज्यादा बार बार पूछा जाने वाला सेशन। एक्चुअली कई लोग बार बार पूछ रहे हैं यही चीज कि मैम एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। आप लोगों ने पूरा पेपर करा दिया लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कोई बात ही नहीं करी। आप लोगों ने ये नहीं बताया कि अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी इतनी है, हमारी कितनी नंबर आ रहे हैं, तो हमें आगे तैयारी करनी चाहिए। हमें आगे के लेखपाल की या फिर जितने भी आगे के आपके और भी एग्जाम जितने भी होंगे उसकी तैयारी करनी चाहिए। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेट में सिलेक्शन या नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका जो सवाल हमारे पास आ रहे हैं कल से लगातार हमारे पास इस चीज पे सवाल आते जा रहे हैं कि क्या होगा मैम। टेलीग्राम पे इतने सारे मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप नंबर जो हमारा कॉलिंग नंबर है उस पे इतने ज्यादा लोगों की क्वेरीज पड़ी हैं। अराउंड मोर देन 400 to 500 मैसेजेस पड़े हुए हैं इसी चीज को लगातार पूछते हुए कि मैम क्या किया जाए। क्या ये सब जो बातें हो रही हैं पेपर आउट वाली, या फिर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, या फिर मैम नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, या फिर मेरी शिफ्ट में डिफिकल्ट था, पहली शिफ्ट को आसान था, ये वो बहुत सारी मतलब इतने सवाल आए हैं कल से कि उन जितने भी सवाल आए हैं ना उनमें बस चार यही सवाल मेन थे, जिन चारों सवाल का आज आप लोगों को यहाँ पे इस सेशन में जवाब मिलने वाला है। 4 सवाल, जिसमें सबसे पहले था कि मैम एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। पहले तो यार मुझे सब लोग एक बार बता दो प्लीज, सबके सब एक साथ बता दो कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना। ऑडियो वीडियो सब बढ़िया से क्लियर है तो प्लीज एक बार जल्दी से सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचा दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोगों के माइंड में ये क्वेरी चल रही है, जितने भी पेट के एस्पिरेंट्स हैं जिनके दिमाग में ये खिचड़ी पक रही है कि किस तरीके से हम लोग करें, किस तरीके से इन सारे सवालों के हमको जवाब मिल जाए कि हम आगे की तैयारी अपनी शुरू कर दें, क्या ऐसा किया जाए, तो उन सब में शेयर कर दीजिए ताकि उन सब के सवालों के जो भी उनके माइंड में आ रहे हैं वो सारे सवाल वो भी आंसर हो जाएं, और सबसे बड़ी चीज उनके माइंड में सब जो चल रहा है ना वो सब एकदम शांत हो जाए। ठीक है, तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए। एंड चलिए आइए बढ़ते हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो मुझसे लगातार कल से लेके आज तक जितने भी सेशन लिए हैं हर एक स्टूडेंट ने पूछा है, चाहे सुबह की एसएससी जीडी की क्लास ही क्यों ना हो, बच्चे जीडी की पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन पूछ रहे हैं मैम पेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी। ऐसे ऐसे तो मतलब महान स्टूडेंट्स है अपने पास, एक्सपेक्टेड कट ऑफ पूछ रहे हैं। दूसरी चीज, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, और अगर मैम, और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनको नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली में पता ही नहीं है कि होता क्या है, और कि मैम हमारा स्कोर इतना है, क्या हम आगे प्रिपरेशन करें, सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए हमारा स्कोर जिससे कि हम अपने आप को इसके बॉर्डर में, अगर हमारा स्कोर आ रहा है, मान लीजिए इस रेंज में हमारा स्कोर आ रहा है, तो क्या हम अपने आप को सेलेक्टेड समझें, क्या हम अपने आगे की प्रिपरेशन करें एग्जाम्स की। तो ये सारी चीजें जो है ना, इन सारी चीजों का सवाल आपको मिलने वाला है हमारे आज के सेशन में जो कि आप अभी देख रहे हो। ठीक है, ठीक है, सभी सेशंस का सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है। ठीक है जी, बिल्कुल सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो अगर बात करी जाए, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं कि आप लोगों ने कल हमारे संग आंसर की देखी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आंसर की नहीं भी देखी होगी। तो सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने आंसर की देख ली है, ठीक है, तो हम लोगों ने जितने भी लोगों से पूछा था, पोल कल लाइव पोल भी चला है, एंड और भी जितने भी हमारे पास स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया मोर देन 400 to 500 मैसेजेस पड़े हैं अपने पास, जिसमें स्टूडेंट्स का अपने अपने स्कोर बता रहे हैं कि मैम मेरा स्कोर, मैम मेरा 59 है, मैं एक लड़की हूं, मैं ओबीसी कैटेगरी की हूं और मेरा 59 स्कोर आ रहा है, बताइए क्या मैं अपने आप को सिलेक्टेड समझूं। किसी का आ रहा है कि मैम मैं जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हूं, मेरा 72 स्कोर आ रहा है, क्या मैं अपने आप को सिलेक्टेड समझूं। तो सबसे पहली चीज तो बेटा आप लोग को डिफरेंस समझना है आप लोगों के अटेम्प्ट्स में और स्कोर में। कई लोग क्या कर रहे हैं कि मैम मेरे अटेम्प्ट्स हैं 85 बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया अटेम्प्ट्स, 85 अटेम्प्ट्स है मेरे, मैम क्या मैं अपने आप को सिलेक्टेड समझूं। तो बेटा देखिए, एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है अटेम्प्ट में एंड आपके स्कोर में, क्योंकि हर सही जवाब के लिए, जितने आप सही जवाब दे रहे हो उसके लिए आपको 1 मार्क्स तो मिल रहे हैं, लेकिन आपका मान लीजिए वो जवाब गलत हो गया तो आपके 1/4 नंबर माइनस भी तो हो रहे हैं, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से ये जो आपके अटेम्प्ट्स हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए कोई स्टूडेंट 95 अटेम्प्ट करके आया जिसमें से उसने 20 तो गलत कर दिए,
20 गलत कर दिए, 95 में से 75 सही किए हैं, तो 75 नंबर तो ये मिले आपको 75 सही करने के। 20 का 1/4 यानी कि 5 नंबर कट गए, आपके नंबर कितने बचे आपके पास? नंबर तो 70 ही बचे। आप क्या क्या कर रहे हैं आपने? अगर 75 आप 95 करके भी आया अटेम्प्ट तो नंबर तो आपके 70 ही आए ना। तो इस वजह से आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, अपने अटेम्प्ट मत बताओ अपने अटेम्प्ट कि मैम मैंने 70 किए, मैंने 80 किए, मैंने 95 किए, मैंने 99, मैंने 100 तक किए। मत बताइए ये चीज। आपको ये देखना है कि आपके स्कोर कितने हैं, कितने नंबर आपके आ रहे हैं सही में, मतलब +1 एंड -1/4 करके। क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग आ जाती है ना, तो नेगेटिव मार्किंग की एक और बहुत खास बात है, जैसे ही नेगेटिव मार्किंग आती है, आपकी एक चीज हमेशा उसके लिए सही होनी चाहिए, और वो है आपकी एक्यूरेसी। जब तक आपकी एक्यूरेसी नहीं सही है, आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आती है बात स्कोर की। ठीक है, अब जब बहुत ही ज्यादा स्कोर इतना तब से हो रहा है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके हमारे पास जब आए उनके, ठीक है, दे वर लाइक कि मैम मेरा इतना स्कोर है, मैम मेरा उतना स्कोर है, तो अब हम करें क्या? ठीक है, क्या किया जाए? तो देखिए, अब बहुत देखो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर आपका, मतलब मैं अगर बात करूं तो 0 से लेके 50 तक कोई भी स्कोर आप इसमें मान लो। जैसे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जिन्होंने पढ़ाई तक नहीं करी थी, बस घर वालों ने बोला कि यार पेट का परीक्षा भर दो, उन्होंने भर दिया और 30, 35, 40 ऐसा स्कोर आया है। तो मेरे हिसाब से उनको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अगर आपका 0 से 50 तक के बीच का स्कोर आ रहा है, मैं बता रही हूँ, अटेम्प्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं किसी को यहाँ पे डिमोटिवेट भी नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपसे इतना कह रही हूँ कि अगर आपका 0 से 50, क्या एक्चुअली 50 भी नहीं, मैं बोल दूं 40, 0 से 40 तक का स्कोर है अगर आपका, तो एक्सपेक्टेशन मत रखिए। दूसरी चीज, 40 से 50 अगर बहुत अच्छे कर्म आपने किए होंगे अपने जीवन में, ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छे कर्म किए होंगे अपने जीवन में, तब आप उम्मीद रख सकते हो। अदरवाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि पेपर का जो लेवल रहा है उस हिसाब से आपकी मेरिट हाई जाएगी, आपके अच्छी कट ऑफ जाएगी। अच्छी आई मीन टू से 55 से 60 के बीच में आपकी कट ऑफ जाने की उम्मीद है। इसीलिए क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स के हमारे पास आए, मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स की उन्होंने अपने स्कोर बताए हमें, इतने सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बताया कि मैम मेरा ऐसे नहीं वैसे हुआ, एंड एक डीप, एक इन डेप्थ एनालिसिस, सारे स्टूडेंट्स की एनालिसिस। कल जितना भी हम लोगों ने कल जो हम लोगों ने सेशन लिया था एनालिसिस का, लगभग 50,000 स्टूडेंट्स ने देखा। अब उन सारे ही स्टूडेंट्स का जो एक फीडबैक आया है, उसके हिसाब से जहां तक हम लोगों का अनुमान है कि आपकी जो कट ऑफ जा सकती है वो हो सकती है। कट ऑफ के बारे में अभी हम बात करते हैं, अभी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि कितने आपके स्कोर हैं तो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, कितने हैं तो नहीं करना चाहिए। फिर बात आती है हमारी, यार देखो 50 से 55 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि उम्मीदवार आपके जो कट ऑफ है वो 55 से 60 के बीच में आ सकती है। तो अगर आपका 50 से 55 के बीच में स्कोर है, मतलब आप एक ऐसी मझदार पे फंसे हो कि जहां आगे कुआं है और पीछे खाई, तो आप बीच में हो एकदम, और जो बीच में आपकी जो नैया लहरा रही है, आपकी जो नैया तैर रही है, उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ हो सकता है कि हो जाए। 100% गारंटी इस चीज की नहीं है अगर आपका 50 से 55 के बीच का स्कोर है। फिर बात आती है कि जिसमें सबसे ज्यादा एस्पिरेंट्स का स्कोर आया है, जितने भी हमारे पास अगर 500 आए हैं ना, मैं आपको बताऊं अगर 500 मैसेजेस आए हमारे पास, तो 500 में से 250 से 300 तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर आ रहा है 55 से 65 के बीच में। तो सबसे ज्यादा स्कोर इसी कैटेगरी के, इसी रेंज के लोग कर रहे हैं, और इस रेंज के जो लोग हैं मैक्सिमम स्कोर इसी रेंज में आ रहा है। तो जो मैक्सिमम स्कोर होता है ना, उसी के अराउंड कट ऑफ रहती है आपकी हमेशा, चाहे इतिहास गवाह है इस चीज का कि कट ऑफ हमारी इसी के अराउंड रहती है। तो आपकी कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हो आप 60 प्लस या माइनस, मतलब मैं बता रही हूँ प्लस तो नहीं होगा, लेकिन मतलब 60 के अराउंड, 55 से 60 के अराउंड आप अपनी कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के, मैक्सिमम जो उम्मीदवार हैं, लगभग 50 से 55% बच्चे इसी रेंज में आ रहे हैं। आप भी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। पेपर लीक की बात भी मैं बताऊंगी, पेपर लीक पर भी आ रहे हैं, सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, सारे सवालों के जुड़े रहना है बस आपको एंड तक, ठीक है, जुड़े रहना है एंड तक।
अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स का देखिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस रेंज में आ रहे हैं, तो आपका जो एग्जैक्ट कट ऑफ का रेंज होगा, अनुमान गणित मैं बता सकती हूं कि 55 से 60 के बीच में ही आपका कट ऑफ आएगा। फिर आती है बचे हुए हमारे 65 से 75 जिनके हैं, 65 से लेके 75 तक जिनका भी स्कोर है, कल से तो छोड़ो यार, आज ही से अगर आपने लेखपाल बैच देखना स्टार्ट कर दिया है तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि आपका निश्चित ही सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि और इस रेंज में स्कोर करने वाले 10 से 25% ही लोग हैं, सॉरी 20 से 25%। फिर आता है हमारा 75 से 85, बहुत बढ़िया स्कोर है आपका, गजब का स्कोर है अगर आपका 75 से 85 के बीच में आया है, क्योंकि इस रेंज में सिर्फ 10 से 15% लोग हैं। देखो इसके बाद से यहां तो आपका मैं लिख के दे सकती हूं, गारंटी में देख सकती हूं, इनके में तो आपका सिलेक्शन तय है, मतलब आप कट ऑफ तो डेफिनेटली पार करोगे ही करोगे इसमें। फिर बात आती है हमारी 80+, तो यार आप तो इंसान नहीं हो, आप तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले यार, है ना। 80+ अगर आपका स्कोर निकल के आया है तो भैया आप तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले यहाँ पे, तो मतलब आपने तो एकदम गदरी मचा दी है। अगर आपका 80+ स्कोर के 80 या 85+ आपका स्कोर आ रहा है, तो स्कोर की मैं बात कर रही हूँ, याद रखिएगा, अटेम्प्ट्स की नहीं, ठीक है, अटेम्प्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ। तो ये तो आपके स्कोर का एक लगभग आपका अनुमान लग गया कि आप में से किसको किसको आगे की तैयारी शुरू करनी है, किसको किसको नहीं। फिर से समझ लीजिएगा, इनको और इनको, इन सभी स्टूडेंट्स को तैयारी आपको कल से नहीं, आपको आज ही से शुरू कर देनी है। आज ही से हमारा लेखपाल बैच स्टार्ट हो चुका है, और लेखपाल के लिए, क्योंकि लेखपाल की वैकेंसी आपकी बहुत टाइम बाद आ रही है, तो लेखपाल के लिए आप लोगों को जो तैयारी करनी है, वो तैयारी आपको, ये नहीं कि आपके, देखो एग्जाम आपका लगभग नवंबर के अराउंड होगा, एग्जाम आपका लेखपाल का लगभग नवंबर के अराउंड होगा, इसीलिए हम लोगों ने बैच आज ही से स्टार्ट किया है, क्योंकि लेखपाल का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने में अराउंड 60 to 70 डेज लग जाएंगे आपके। इस वजह से आपका लेखपाल की तैयारी आप लोग अभी से चालू कर दो, अगर आप लोग इस रेंज में आ रहे हो तो। बाकी जो इस रेंज वाले हैं 50 से 55, इनकी सिचुएशन बहुत ही डाइसी है, डाइसी यानी कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दे कैन एक्सपेक्ट कि हाँ हो सकता है, क्योंकि जहां तक मेरा अनुमान है कि आपकी कट ऑफ का जो है, आपकी जो कट ऑफ का जो एक रेंज जा सकती है, वो जा सकती है आपकी 55 से 60। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी इस रेंज में रहेगी, अगर मैं बात करती हूँ जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी, क्योंकि आप जानते हो यार, जनरल में और ओबीसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, मैक्सिमम अगर रहता है ना तो 2 नंबर। मान लिया अगर आपने जनरल की कट ऑफ गई 60, तो ओबीसी की जाएगी -2 लगभग, बस इससे ऊपर नहीं, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, 2 नंबर का आपका डिफरेंस रहता है। और यहीं अगर बात कर ली जाए एससी एसटी की, एससी या फिर एसटी, मैं आपको एक अनुमान बता रही हूँ, मैं फिर से मैं बता रही हूँ, बार बार मैं आपसे बोल रही हूँ कि अनुमान बताया जा रहा है, ठीक है। आइए, ये तो हो गया 55-60 लगभग आपका जनरल कैटेगरी का। अगर बात करी जाए यहाँ पे एससी एसटी की, तो बहुत अगर कम गया, बहुत कम अगर गया तो 45 से 50 की रेंज में रहेगा एससी एसटी कैटेगरी का भी आपका जो जिसे आप कहते हैं कट ऑफ, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग आपकी इतने के बीच में ही रहेगी। 80+ करेक्ट है मेरे नवीन जी, आप तो भैया बड़े हेवी ड्राइवर निकले यार। एग्जाम के बारे में बताइए, मैं पेट नहीं दिया हूं, अदर एग्जाम फिल कर सकता हूं या नहीं, प्लीज एक्सप्लेन। बिल्कुल फिल कर सकते हैं, जितने भी आपके, अच्छा अगर आपने एसएससी जीडी नहीं फिल किया है, देखो अगर आप लेखपाल देना चाहोगे तो लेखपाल अब यार आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि उसके लिए ये जो पेट रखा गया था, पेट एक ऐसा मैंडेटरी एग्जाम है, जब आप पेट का जो मिनिमम कट ऑफ स्कोर है, जब आप इसको स्कोर को पार करोगे ना, तभी आप आगे के पेपर दे पाओगे। तो अगर आपने पेट नहीं दिया है तो जितने भी आपके सब पेपर हैं, लेखपाल ये सब आप नहीं दे सकते हो। बाकी बात रही अगर सेंट्रल वाले पेपर, जैसे कि एसएससी जीडी हो गया या फिर एसएससी सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, ये सारे जो पेपर्स हैं, एमटीएस हो गया, ये सारे पेपर्स आप दे सकते हो अगर फॉर्म आप भरोगे तो। फॉर्म ही नहीं भरा है तो वैसे कुछ नहीं दे पाओगे, है ना। चलिए, ये तो बात हो गई आपकी एससी 50.75। चलिए, अब बात आती है नॉर्मलाइजेशन। टफ शिफ्ट कौन सी थी? देखिए, सबसे पहली चीज तो मतलब समझिए आप नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन में वर्ड आता है नॉर्मल, नॉर्मल करना चीजों को, मतलब एक अगर बहुत ऊपर है और एक अगर बहुत नीचे है, तो हम क्या करेंगे, इसको तो ऊपर बढ़ा नहीं सकते, इसको थोड़ा सा नीचे लाके बराबर कर देंगे, ठीक है। तो आपका नॉर्मलाइजेशन क्या है? बेसिकली कुछ नहीं है, नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ही सिंपल सी चीज है, बराबर करने की प्रक्रिया है, ठीक है।
नॉर्मलाइजेशन है बराबर करने की प्रक्रिया, बराबर यानी कि इक्वल करने की प्रक्रिया है। अब ये कब होता है? जितने भी ऐसे एग्जाम होते हैं, जितने भी ऐसे एग्जाम होंगे जो 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट या बहुत सारी शिफ्ट्स में, जैसे एसएससी आपका सीजीएल हो गया, तो बहुत अलग अलग, मतलब 8-8 10-10 दिन चलता है, 3-3 शिफ्ट में लगभग 25-30 तो शिफ्ट ही होती है उसकी। तो कोई शिफ्ट बहुत डिफिकल्ट आ गई, कोई शिफ्ट इजी आ गई, तो क्या करते हैं एग्जामिनर, देखिए बात समझिएगा, अगर आप पेपर की बात करो तो पेपर में कई लोग कह रहे हैं कि शिफ्ट 1 इजी था, कई लोग कह रहे हैं शिफ्ट 2 इजी था। अगर आप ध्यान दीजिए पेपर में, तो कंपैरेटिवली शिफ्ट 2 वालों को ज्यादा फायदा रहता है, शिफ्ट 2 वालों को ज्यादा फायदा रहता है, क्योंकि आप समझिएगा शिफ्ट 1 में क्या था, किसी को पता नहीं था कि पेट का पेपर आएगा कैसे। सबसे पहली चीज तो लोगों को यह कंफ्यूजन था कि सेक्शन वाइज डिवाइड होके आएगा या फिर हमारा ऐसे आएगा कि मतलब सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस आएंगे, कि 2 क्वेश्चन आपने जीके के देखे, फिर एक इंग्लिश का, फिर एक, बहुत मतलब कंफ्यूजन था क्योंकि पहली बार पेपर हो रहा था ना। तो फर्स्ट शिफ्ट की जब एनालिसिस कराई गई, चाहे हम हो, स्टडी लैब हो, या फिर जितने भी और आपके यूट्यूब चैनल्स हो, सबने एनालिसिस कराई फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस देख के सेकंड शिफ्ट वालों को एक आइडिया लग गया ना कि हाँ जीएस हमारी जो करंट अफेयर्स हैं वो 6 महीने के आ रहे हैं, रीजनिंग में हमारा ये टॉपिक्स आ रहे हैं, हमारा इंग्लिश बहुत सिंपल है, हिंदी बहुत सिंपल आया, मैथ्स में आपके जो 4 डीआई आया, 4 डीआई आपका किस तरीके का था, कैसा कैसा डीआई था, तो कहीं ना कहीं लोगों को आइडिया लग जाता है। अगर सेकंड शिफ्ट की बात करें तो पहली शिफ्ट से ज्यादा फायदे में तो रहते हैं सेकंड शिफ्ट वाले, ये तो बात है। देखिए अब बात समझिएगा, जब इनको फायदा मिला है, ठीक है, फायदा अगर इनको मिला इस चीज का कि सेकंड शिफ्ट वालों को पता चल गया कि क्या होगा, तो कहीं ना कहीं अगर 19-20 की बात करी जाए तो ये जो आपका शिफ्ट था ना, ये 19 था, शिफ्ट 1 आपका 19 था अगर हम कंपेयर करते हैं शिफ्ट 2 से तो। लेकिन मैं फिर से आप लोगों को बताऊं, सारे टाइप के जो सारे सब्जेक्ट्स थे वो नहीं, सारे सब्जेक्ट्स नहीं। अगर आप शिफ्ट 1 की बात करो तो जो आपके डीआई के क्वेश्चंस थे ना शिफ्ट 1 में, वो थोड़े से ज्यादा अच्छे लेवल के थे एज कंपेयर टू शिफ्ट 2। शिफ्ट 2 में डीआई आपका इजी आया था, यानी कि जो ग्राफ और तालिका है वो थोड़ा सा इजी आया था। फिर अगर करंट अफेयर्स की बात करी जाए तो किसी में ज्यादा उन्होंने डिफिकल्ट पूछ लिया, मान लीजिए 4 आने हैं, सपोज 4 टॉपिक्स आने हैं, अब 2 इसमें डिफिकल्ट पूछ लेंगे, 2 इसमें डिफिकल्ट पूछ लेंगे, लगभग नॉर्मलाइजेशन तो यहीं पे वो कर देते हैं जब वो बनाते हैं पेपर कि ये शिफ्ट 1 का पेपर है, ये शिफ्ट 2 का पेपर है, तो नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं यहीं पे किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर बात करें हम पेपर की तो कहीं ना कहीं इनको फायदा रहता है, ठीक है। इनका पेपर 19-20 की अगर बात करो ना यार, तो शिफ्ट 1 का पेपर 19 था शिफ्ट 2 के पेपर के कंपैरिजन में। शिफ्ट 1 का पेपर थोड़ा सा हल्का था, तो नॉर्मलाइजेशन होने की चांसेस बिल्कुल हैं, बिल्कुल हो सकते हैं आपके नॉर्मलाइजेशन। यस, शिफ्ट 2 टफ थी, वही मैं कह रही हूँ, शिफ्ट 1 जो है ना वो 19 थी, शिफ्ट 2 20 ही थी, ठीक है। तो शिफ्ट 2 आपकी अच्छे खासे लेवल की पूछी जाती है, और रीजन उसका क्लियर है यार कि शिफ्ट 2 तक सबको एनालिसिस पता चल जाती है, सबको पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आए हैं। माइंड आपका प्रिपेयर हो जाता है उस चीज को लेकर। जब माइंड प्रिपेयर हो जाता है तो आप क्या करने लगते हो, तब आप उसी हिसाब से सोचने लगते हो, ठीक है, उसी हिसाब से आप सोचने लगते हो। तो ये चीज आपकी सबसे पहली हो जाती है कि आप लोगों को जो शिफ्ट 1 थी एज कंपेयर टू द सेकेंड वन, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड ना, जो शिफ्ट 1 थी वो शिफ्ट 2 के कंपैरिजन में थोड़ी सी इजी थी, थोड़ी सी इजी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी इजी थी शिफ्ट 2 के कंपैरिजन में। अब जब बात सिंपल सी पड़ जाती है यार, इधर का पलरा हल्का है, इधर का पलरा भारी है, तो अगर सब्जी लेने जाते हो तो वो क्या करता है, एक छोटा सा ईंटा उठा के रख देता है ना कि वो बराबर हो जाए, करता है ना। किसी भी परचून की दुकान पे जाओगे, सब्जी की दुकान पे, फल की दुकान पे, किसी भी दुकान पे चले जाओ, आप लोगों को पलरा जिधर का भारी होता है दूसरे तरफ कुछ रखना पड़ता है कि ये बराबर हो जाए, और इसी बराबरी करने को कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन बेशक होगा, अगर होता भी है तो भी मैं आपको बताऊं इसका इफेक्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत हुआ तो 2 से 5 नंबर का प्लस या माइनस होगा। मतलब जो शिफ्ट ज्यादा इजी लगेगी उस शिफ्ट में बहुत हुआ तो 2 या 5 नंबर घटाए जाएंगे, इससे ऊपर आपको कोई भी खास नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी खास नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। मतलब लेकिन उनकी किस्मत बहुत खराब होगी। अब समझिए, मान लीजिए किसी का स्कोर है 55, एक बार उस इंसान की किस्मत के बारे में सोच के देखो, मान लीजिए किसी कट ऑफ चला गया 55, किसी बंदे का स्कोर भी आया है 55 और फिर नॉर्मलाइजेशन हो गया और 5 नंबर कट गए। सोच सकते हो
क्या बीतेगी उस इंसान पे। बस एक बार सोच के देखिएगा, एक बार अपने अपने आप को उस जगह पर रख के देखिएगा। फिलहाल भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, महादेव ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो। इसीलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रही हूँ कि नॉर्मलाइजेशन सबको बराबर करने की प्रक्रिया है। और आप जानते हैं भैया, भारत देश में बराबरी तो इतनी भयंकर तरीके से चलती है कि पूछिए ही मत। इतनी भयंकर तरीके से बराबरी, मतलब लड़कियां लड़कों की बराबरी करते करते ऊंचा ऊंचा के 22 कंटाप मार दे, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ना है। इतनी तो बराबरी चलती है हमारे देश में। फिलहाल अगर हटा दें हम उस चीज को, तो बराबर अगर करते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 2 से 5 नंबर तक का आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। 2 से 5 नंबर का नुकसान आपको झेलने को मिल सकता है, उससे ऊपर नहीं होगा। ठीक है, पहला वाला आपका जो डाउट था एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मैंने बता दिया। ठीक है, दूसरा डाउट आपका था आपका सिलेक्शन, मतलब देखो मैंने 60 प्लस अगर आपका स्कोर, मैंने जैसे कि आपको बताया 70 से 75 हजार तक के लोगों ने लगभग इसी बीच में स्कोर किया है। जितना हम लोगों की एनालिसिस हुई, सबके मतलब सभी एनालिसिस एंड ऑल देखने के बाद इतना तो समझ में आ गया कि 60 प्लस स्कोर आपके इतना स्टूडेंट्स का हुआ है। तो अराउंड आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो 55 से 60 के बीच में ही रहेगी। लेखपाल के लिए आपको 60 प्लस स्कोर चाहिए होगा, जो है जनरल कैटेगरी के या फिर ओबीसी कैटेगरी के। और अगर SC ST में आप हो तो 50 से 55 का स्कोर है अगर आपके बीच में, तो लेखपाल की तैयारी अभी से शुरू कर दो। जो हमारा लेखपाल बैच लॉन्च हुआ है 2 बजे से लेकर 4 बजे तक डेली बेसिस में दोपहर में होगा, उस बैच में जुड़ जाओ और डेली बेसिस पे अभी से लेखपाल की तैयारी कर दो। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका जो बगल वाला इंसान है, मान लो रिजल्ट आया सितंबर एंड में, उसने तब से तैयारी शुरू करी, आप अभी से कर रहे हो तैयारी, आप ऑलरेडी उससे 1 महीने तैयारी आगे हो। 1 महीना आपकी तैयारी ज्यादा है उससे, इसीलिए तैयारी में बिल्कुल भी आपको डिले नहीं करना है। ठीक है, आइए फिर आते हैं। अब देखिए, हाँ कुछ लोगों का ये भी कहना था, कुछ लोगों का ये भी कंफ्यूजन था कि बॉयज और गर्ल्स के बेसिस पे मेरिट बनेगी क्या मैम। क्योंकि कई लोग क्या ऐसा बता रहे थे, कई लोग बता के रहे थे, मतलब कई लोग ऐसा बोल रहे थे कि मैम आई एम अ गर्ल, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूं, मेरा इतना स्कोर आया है। तो पहली चीज आप लोगों को बता दी जाए कि आप लोगों की जो वैकेंसी है वो गर्ल्स और बॉयज के बेसिस पे नहीं आई है। ठीक है, अगर वैकेंसी ऐसे निकाली जाती, मान लीजिए 5000 वैकेंसी है, जिसमें से 2000 लड़कियां भर्ती करी जाएंगी और 3000 लड़के भर्ती करे जाएंगे। अगर वैकेंसी आपकी ऐसी आती तो आपका डेफिनेटली कट ऑफ दोनों के लिए अलग अलग जाता। लेकिन क्योंकि वैकेंसी ऐसे नहीं आई है तो कट ऑफ दोनों के लिए अलग अलग नहीं जाएगा। मेरिट जो है वो लड़का और लड़की देख के नहीं बनेगी। मेरिट आपकी लड़का और लड़की देख के नहीं बनेगी, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स की सेम मेरिट होगी। तो अगर आप लड़की हो तो भले ही आपको फायदा मिल जाए अलग अलग जगहों पर, लेकिन यहाँ पे आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। हाँ, SSC GD में आपकी कट ऑफ दोनों की अलग अलग जाएगी, क्योंकि SSC GD में जो पोस्ट आई है वो लड़का लड़की दोनों की अलग अलग पोस्ट आई है। ठीक है, दोनों की अलग अलग पोस्ट आई है। और अगर आप बता दूं मैं आपको, अगर आपका स्कोर है 60 के अराउंड, अगर आपका 60 स्कोर है तो आप लेखपाल की तैयारी शुरू कर दो। 60 से प्लस थोड़ा सा भी अगर स्कोर है ना जनरल ओबीसी कैटेगरी वालों, तुरंत लेखपाल की तैयारी शुरू कर दो। और SC ST के जितने भी लोग हैं जिनका स्कोर 50 से 55 के बीच में है, आप भी लेखपाल की तैयारी शुरू कर दीजिए। लेखपाल का पैटर्न बहुत सिंपल होता है, आपका पेट वाला ही पैटर्न है। हिंदी भी आती है, मैथ्स भी आती है, सामान्य ज्ञान भी आता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेवल एंड सब कुछ डिफरेंट होता है। लेकिन इसके अलावा एक नई चीज आती है जो कि आपका रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी का है, जिसके आपके एक्सपेक्टेड है कि 25 क्वेश्चन अब की बार आ सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका एक तरीके से यूपी लेखपाल का जो आप कह सकते हैं एक सिलेबस या फिर एग्जाम का पैटर्न। तो इसी को फॉलो करते हुए हम लोगों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कराई है। प्रिपरेशन में जो लेखपाल बैच है उसके टाइमिंग्स हैं 2 बजे जीके, 3 बजे हिंदी और 4 बजे मैथ्स। 2 से 4 चलती हैं आपकी लेखपाल की क्लासेस। साथ ही साथ SSC GD का भी नया बैच स्टार्ट हुआ है, आपका आज ही से स्टार्ट हुआ है, जहां पे कल हम कराने वाले हैं SSC GD के प्रीवियस ईयर के सवाल, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि ऐसे ही पेपर आता है। तो याद से आपने SSC GD के लिए सुबह 8:30 बजे जीके, 9:30 बजे मैथ्स, 10:30 बजे रीजनिंग, 11:30 पे हिंदी और 12:30 पे इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट हुई हैं। तो ये सारी ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इन सारे बैच के टाइमिंग्स। तो बताओ, और कोई सवाल आपका जो रहा हो अभी भी, जो आपको लग रहा है कि नहीं आपका आंसर किया गया है? ठीक है, पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ बताइए। पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ कम ही जाएगा आपका, लगभग अगर मैं बात करूं SC ST का जो कट ऑफ है ना, उससे थोड़ा सा ही, मतलब आप -2 या 4 एक्सपेक्ट कर सकते हो, -2 या -4 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, -2 से -5 तक।
यूपीएसआई का बैच भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, बहुत जल्द ही यूपीएसआई का बैच भी आपका प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, पेपर लीक हुआ है या नहीं, सबसे बड़ी चीज ये वाली आ रही है एक प्रॉब्लम। देखिए, पहली चीज तो पेपर लीक वाली जो बात है ना यार, आपको लगता है पेपर लीक एक इतनी छोटी सी चीज है जो कि मतलब आपके न्यूज में और इन सब जगहों पे नहीं आएगा। आप बताओ, अगर ऐसा कुछ होता कि पेपर लीक हुआ है, पेपर कैंसिल होना होगा, या ये सारी जितनी भी चीजें आ रही है ना, तो आपको लगता है ये ऑफिशियल हो चुकी होती है अभी तक। तो प्लीज जो रूमर्स है ना, उन पे बिलीव मत करिए। हाँ, ये सारी चीजें पता चली थी कि पेपर ले लिया गया, पेपर भेज दिया गया, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ, शिफ्ट 1 का पेपर था, ठीक है, बच्चे बैठ गए एग्जाम हॉल में जाके, एक बंदा निकला, उसने मोबाइल से फोटो खींच के पेपर भेज दिया। शिफ्ट 2 वालों को तो कोई फायदा है नहीं उस पेपर का, और शिफ्ट 1 वाले ऑलरेडी बैठ चुके थे एग्जाम में। एक सिंपल सी बात बताइए, शिफ्ट 2 वालों को कोई फायदा है नहीं, शिफ्ट 1 वाले ऑलरेडी बैठ चुके थे एग्जाम में, तो फायदा किसको है? और सिंपल सी बात अगर करी जाए तो ये जो पेपर है, मान लीजिए वो खाली पेपर है, उस पर सही आंसर्स तो लगे नहीं है, तो भी क्या ही मतलब रहा भैया, कहाँ मतलब रहा उस पेपर का, बताओ हमको, बताइए। तो ये सब जो रूमर्स है ना, ये सब आप लोगों को भ्रमित करने के लिए चलाए गए चाल होती हैं, या फिर अगर सच भी है, सत्य घटना पर भी आधारित है, तो जब तक आयोग इसके बारे में कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं देता है, तब तक आप इस चीज को सच ना मानिए। कृपया करके जितने भी जगह पर बताया जा रहा है कि पेपर आपका लीक हुआ है और कैंसिल हो जाएगा, भैया जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है आयोग की तरफ से, तब तक हम लोग कुछ भी नहीं मानेंगे। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू बिलीव एनीथिंग। इसी वजह से आप लोग अच्छे से अपना तैयारी स्टार्ट रखिए, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हो यार, अगर बढ़िया लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड फटाफट से यार इसको शेयर कर दीजिए। एंड जो अपने आप लोगों के स्कोर हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आप लोगों का इतना स्कोर रहा, ठीक है। फिर कल मुलाकात होती है मेरे साथ आपकी सुबह 10:30 बजे, जहां मैं कराऊंगी आपको रीजनिंग का पेपर सॉल्व, पिछले साल का SSC GD का। उससे पहले मेरे कहने पर यार सबके सब 9:30 बजे मैथ्स की क्लास में जरूर आ जाना। और जितने भी लोग नहीं दिखे मुझे मैथ्स की क्लास में, समझ जाऊंगी कि मेरी बात की कोई भी वैल्यू आप लोग नहीं करते हो यार। मैं कह रही हूँ 9:30 बजे मैथ्स की क्लास में कल आइए और SSC GD का पेपर देखिए कि किस तरीके से SSC GD का पेपर पिछले साल आया था, और उसी तरीके से आपका इस साल भी पेपर आने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो मुलाकात होती है कल दोबारा से। शोभित पूछिए, अपना सवाल पूछिए। RRB NTPC CDB के लिए भी मैथ्स की क्लास शुरू करवाएं। RRB NTPC के लिए जो आपकी मैथ्स की क्लासेस होंगी वो आप लैब पर कर सकते हैं, क्योंकि लैब पर जो हमारी क्लासेस होंगी उस पे आपको मिल जाएंगी ऑफलाइन कोचिंग नहीं है अभी। MTS का बैच, MTS के बैच में जितने भी लोग क्वेरी कर रहे हैं बेटा, SSC GD का जो बैच है आपका, वो आपकी MTS की तैयारी भी करवाएगा। कंप्लीट SSC GD और MTS की तैयारी साथ साथ ही करेंगे अपन लोग, ठीक है। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर। मैं भी चलती हूँ घर, लेट हो रहा है काफी ज्यादा। मुलाकात होती है कल दोबारा से 10:30 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।